आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ पाइपर सैरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अभय जी, गुड आफ्टरनून। अभय जी, ये क्या मान के चलें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सॉर्ट ऑफ वार्निंग दे दी है आगे आने वाले कुछ कड़े कदमों की तरफ, और क्या मार्केट इसी को लेकर अब इतना नर्वस दिख रहा है? जी, गुड आफ्टरनून अनुज। जी बिल्कुल। जब प्राइम मिनिस्टर खुद एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे इतना स्ट्रांग मैसेज देते हैं तो आई थिंक डायरेक्शन एकदम क्लियर है कि थोड़ा लोगों को संयम बरतना पड़ेगा। और जो प्रॉब्लम है वो सबकी प्रॉब्लम है देश में। तो उन्होंने एक बड़ा मेजर्ड मैसेज दिया है, कोई ऐसी वार्निंग नहीं है। एक जैसे घर के बुजुर्ग एक सलाह देते हैं वैसी उस तौर पे है। पर आई थिंक मार्केट ऑफ कोर्स इसको रीड करेगा ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे जो वॉर की सिचुएशन है अभी भी बनी हुई है। तेल के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर ऊपर नीचे जितना आने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। जो रुपया है वो लगातार कमजोर हो रहा है। तो आई थिंक इन सब फैक्टर्स को एक साथ देखें तो एक नर्वसनेस तो है ही मार्केट में, ऐसे एनवायरनमेंट में भी जहां पे जो लार्ज कैप के रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं आए हैं। तो आई थिंक थोड़ी नर्वसनेस मार्केट में लाजमी है। और मुझे लगता है इस मार्केट में इन्वेस्टर्स को भी ज्यादा ब्रेवरी दिखा के ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, ये तो ट्रेडिंग पे बात हो गई। अब भैया गुड आफ्टरनून। लेकिन नंबर्स की आपने बात की, काफ़ी सारे नंबर्स डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, जैसे कि एसबीआई फॉर एग्जांपल। हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे एक सेगमेंट में, एसबीआई के नतीजे सर इतने ख़राब। तो क्या यहाँ पर अभी आपको एक रेड फ्लैग नज़र आ रहा है या फिर एक अच्छा मौका लग रहा है एक्यूमुलेट करने का? क्या नज़रिया होगा? ये देखिए श्रेया, क्या होता है इतने बड़े बैंक्स जो हैं एसबीआई जैसे, उनका एक क्वार्टर में कई बार क्या होता है वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि आप उसको काफी इतना बड़ा बिजनेस है, आप कहीं ना कहीं जाके आपके बोर्ड के पॉलिसी डिसीजन की वजह से आप कुछ एडजस्टमेंट्स ले रहे हैं, कुछ ऐसे राइट ऑफ्स ले रहे हैं जो आपको या तो लेने की जरूरत नहीं थी या फिर आप कंजर्वेटिव बेसिस पे ले रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट एक क्वार्टर में दिखता है। मुझे नहीं लगता कि एसबीआई जैसे लार्ज एंटरप्राइजेस का हमको सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट देख के उस पे इन्वेस्टमेंट का नजरिया बनाना चाहिए। मुझे लगता है बैंक जितना मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे एक जोन में है। रिजल्ट्स ने डिसअपॉइंट किया। मेरी पर्सनल व्यू, जो कि मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है नेशनल ग्रोथ के लिए। और अगर किसी का 4-5 साल का पॉजिटिव व्यू है जीडीपी ग्रोथ पे, तो एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव एक मेरा मानना रहेगा एट द करेंट लेवल पोस्ट करेक्शन। अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बट आपकी देखी कि बाजार हाथों हाथ टेक्निकली क्या क्या कर रहा है। एकदम से शिफ्ट हो गया फार्मा पे, कभी कभी मिड कैप आईटी पे मेहरबान है। हालांकि कोफोज के नंबर थे ही इतने अच्छे, दिलचस्प के पूछे मत, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री। बट पहले हम हिट करते हैं फार्मा के पैच को। फार्मा पे आपका कन्विक्शन क्या कहता है? आप लोगों ने खुद अपने पीएमएस में क्या लोडिंग करी है फार्मा में? नहीं, फार्मा में हमारा पिछले 3 साल से बहुत पॉजिटिव व्यू है वीरेंद्र। और मैं जब भी आपके शो पे आया हूँ मैंने कहा है नंबर 1 पिक है हमारा। मुझे लगता है अगले 2-3 साल तक ये निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। और इसके कुछ कारण है वीरेंद्र, जिसकी फंडामेंटल जिनकी अगर मैं बात करूं तो एक तो हमने देखा अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं इंडिया में, उन्होंने पिछले 4-5 साल में इनोवेशन पे बहुत काम किया है। तो एक समय था कि जब हमारी कंपनीज थी वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करती थी ऑफ पेटेंट मेडिसिन को, जो जेनरिक्स थे उनको लॉन्च करती थी यूएस में, शॉर्ट विंडो में पैसा बनाने की कोशिश करते थे। वो अभी भी है, पूरा चला नहीं गया है, पर एक मैं देख रहा हूं माइग्रेशन, स्पेशली जो मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं इस स्पेस में, इन्होंने बहुत अच्छा इनोवेशन किया है। और जो रुपए का डेप्रिसिएशन है वो इनको पूरा फायदा दे रहा है, क्योंकि ये या तो एक्सपोर्ट्स कर रही है कंपनीज या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रही हैं। तो दोनों तरफ से इनको फायदा है। कैपेक्स हो चुके हैं और कैपेक्स होने के बाद अब ये कंपनीज जो भी हैं ये सारी की सारी बेनिफिट कर रही हैं अपने पॉजिटिव डिमांड आउटलुक से। मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है फार्मा आउट परफॉर्म करेगा। जो हमारी कोर होल्डिंग्स है मॉडल पोर्टफोलियो में, मेरी ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है, उसमें कंपनीज हैं दिवीज तो मेरे ख्याल से 10 साल से हमारे पोर्टफोलियो में है। उसके अलावा एक हमने करीब 6 महीने साल भर पहले सेनोरिस फार्मा करके गुजरात की कंपनी है जिसको हमने ऐड किया था अपने मॉडल पोर्टफोलियो में। और एक विंडलास फार्मा है
हमारे पोर्टफोलियो में। और एक तीसरी चौथी कंपनी जो हमने रिसेंटली ऐड करी है वो है सकार हेल्थ केयर, जो अगेन एक स्मॉल कैप है गुजरात का। सो आई थिंक ये सारी बेट्स हमारी इसलिए हैं वीरेंद्र क्योंकि हाई इनोवेशन ड्रिवन मार्जिन क्रिएशन है, तो इसलिए कॉन्फिडेंट है हम कि फार्मा जबरदस्त आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को। ओके, फार्मा ज़बरदस्त आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को, और वो हुआ भी है। ये लॉजिक आईटी पे अप्लाई करेगा या नहीं, क्योंकि आईटी ने मैसिव अंडर परफॉर्म किया एक्सेप्ट 2-3 स्टॉक जैसे कोफोर्ज, ओएफएसएस, जहां नंबर्स अच्छे आए हैं। जी अनुज, जो आईटी सर्विसेज स्पेस है मैं कहूंगा कि एकदम इस समय दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक ऐसी कंपनी जो अभी भी पुराने मॉडल को ही, जो कि टाइम एंड मटेरियल मॉडल है, लोगों पे बेस्ड मॉडल है, उसी को बढ़ा रहे हैं। वहां पे वैल्यू नहीं है, ग्रोथ भी नहीं है, आपको 2-3% का भी शायद कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है, और मार्जिन भी प्रेशर में रहेंगे। दूसरी कंपनीज ऐसी हैं जो, जिनका नाम आपने लिया, छोटी कंपनीज हैं, पर जो अगेन मैं फिर से कहूंगा, उस वर्ड को यूज करूंगा, इनोवेशन को ड्राइव कर रहे हैं, जहां पे इन्वेस्टर्स को दिख रहा है कि इनका मार्जिन भी बढ़ रहा है और इनको, इनकी डिपेंडेंस नहीं है हायरिंग पे, कि अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको 5,000, 10,000, 20,000 लोग हायर करते रहने पड़ेंगे। तो अगर आप सेम स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉइज, जितने आपके एम्प्लॉइज हैं, सिर्फ उनसे आप अपना बिजनेस 20%, 25% साल दर साल बढ़ा सके, तो वो क्लियरली दर्शाता है कि आप इनोवेशन को ड्राइव कर रहे हैं, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो इन कंपनीज को डेफिनेटली मार्केट रिवॉर्ड करेगा। ओके, आईटी पे चर्चा। अभय जी, पीएम मोदी की स्पीच में ईवी अडॉप्शन को लेकर बात कही गई है और लगातार हमने देखा कि सरकार की तरफ से ईवी को लेकर अब काफ़ी सारे कदम उठाए गए हैं। अगर किसी को ईवी एज अ थीम प्ले करना हो तो कौन से स्टॉक्स पर बेट लगेगा? श्रेया, पहले तो बहुत अच्छी थीम है और मेरी एक फेवरेट थीम भी है, पर एक बात से मैं आपसे डिसएग्री करूंगा कि सरकार ने कोई बहुत बड़े कदम उठाए हैं। आई थिंक सरकार ने इंटेंट दिखाया है अपना, पर उसके अलावा फॉलो थ्रो बहुत वीक है। और ये मेरी एक शिकायत भी है सरकार से कि आप हर फोरम पे आके बोलते हैं कि लोगों को ईवी ज्यादा यूज करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी पे यूज ज्यादा करना चाहिए, पर जहां पे इंसेंटिव देने का काम आता है, जहां पे रियल सब्सिडीज देने का मामला आता है, वहां पे एग्जीक्यूशन हमारी बहुत पुअर है। और अगर हमारी एग्जीक्यूशन एटलीस्ट 50% भी जो हमारा इंटेंट है हो जाए, तो रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी स्पेस बहुत अच्छा करेगा। पर लिविंग दैट असाइड, क्योंकि सरकार के अपने चैलेंजेस हैं, पर एज अ थीम जहां पे भी इन्वेस्टर्स को दिखे कि स्टैंड अलोन ईवी कंपनीज हैं, 2-3 उसमें लिस्टेड है जो अभी भी लॉस में है, मैं उनको अभी बाय में नहीं रखूंगा, क्योंकि जब तक लॉस मेकिंग कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं बन जाती हैं, तो सिर्फ उम्मीद पे इन्वेस्टर्स को नहीं लेना चाहिए, काफी डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है सडनली। पर प्रॉफिटेबल काफी हमारी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं टू व्हीलर्स में और फोर व्हीलर्स में, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं नए नए मॉडल्स को लॉन्च करने में, और उसका एडॉप्शन भी फास्ट है। और जैसे 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 नहीं, मैं कहूंगा जैसे ही जो पंप लेवल पे प्राइस इंक्रीज होंगे, जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हफ्ते 10 दिन में होंगे, पेट्रोल और डीजल के दोनों के, तो लोगों को एक रीजन मिलेगा फास्टर अडॉप्ट करने का ईवीज का। और मुझे लगता है सारी कंपनीज रेडी भी हैं अपने इन्वेंट्री को लेके। सो इस समय मैं कहूंगा कि आप पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर में जो भी एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, आप किसी पे भी बेट ले सकते हैं। मुझे लगता है सब एक डिमांड अपटिक देखेंगे ईवीज की। ओके, ये अभय जी, ईवी लिए कि नहीं लिया आपने अब तक? बहुत संक्षेप में बताइएगा। मैं बिल्कुल लेना चाहता हूं, पर प्रॉब्लम है कि बिल्डिंग में चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं बिल्कुल लेना चाहता हूं। समझ गया। मैंने वो पहले ही समझ लिया था कि आप लेना चाहते हैं, बस अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए।